स्टूडेंट, हम बीएससी एजी पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट कोर्स में आज हार्मोन्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड स्टेजेस ऑफ पार्चुरेशन, गर्भावस्था में कौन कौन से हार्मोन होते हैं और प्रसव की क्या क्या अवस्था होती है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में ये गर्भावस्था प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस किया और रिप्रोडक्शन टेबल के बारे में, प्लेसेंटा का कार्य है और इत्यादि के बारे में डिस्कस किया, और पीरियड ऑफ फीटस एंड प्लेसेंटा झिल्लियों के कार्य क्या है, और प्लेसेंटा जो पीरियड ऑफ ओवन इत्यादि के बारे में डिस्कस किया। इस गर्भावस्था में प्लेसेंटा द्वारा हार्मोन उत्पादन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है। जब प्रेगनेंसी होती है तो प्लेसेंटा द्वारा जो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, और भ्रूण स्टेब्लिशमेंट के लिए दोनों हार्मोन का बैलेंस लेवल होना आवश्यक है। भ्रूण को स्टेब्लिशमेंट करने के लिए इन दोनों हार्मोन का होना आवश्यक है। इन हार्मोन की अधिक मात्रा होने से हाइपोथैलेमस द्वारा निकलने वाले गोनेडोट्रोपिक हार्मोन GTH गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर की मात्रा घट जाती है, और इसे प्रोजेस्टेरोन ब्लॉक की स्थिति कहते हैं। और प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आवश्यक होता है। प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में जो कॉर्पस लूटियम व प्लेसेंटा से रिलैक्सिन हार्मोन का उत्पादन होता है, जो कि पार्चुरेशन क्रिया में मददगार होता है। पार्चुरेशन से कुछ दिन या कुछ घंटे पहले प्रोजेस्टेरोन स्तर में गिरावट आती है और प्रोजेस्टेरोन ब्लॉक की स्थिति समाप्त हो जाती है। कॉर्टिकोइड हार्मोन का स्तर अधिकतम हो जाता है तथा गर्भाशय एस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन के प्रभाव में आ जाता है। गर्भाशय संकुचन शुरू हो जाता है, और प्रेगनेंसी के सेकेंड स्टेज में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है, और गर्भ के अंतिम निष्कासन से पूर्व ऑक्सीटोसिन में अचानक वृद्धि होती है, और इसके प्रभाव से जो रिप्रोडक्टिव ट्यूब्स हैं उनका फैलाव होता है, वह गर्भ निष्कासन में सहायक होता है। इसके साथ ही ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से जो टीट्स हैं उनमें लेट डाउन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये ऑक्सीटोसिन का प्रभाव से क्या होता है कि गर्भ के अंतिम निष्कासन से पूर्व इसका विकास होता है, इसकी वृद्धि होती है ऑक्सीटोसिन की, और जनन नलियों का फैलाव होता है। और ऑक्सीटोसिन के कारण ही जो स्तन है उनमें लेट डाउन की दूध उतरने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें जो ये पार्चुरेशन के सिम्टम्स बताए गए, ब्याने वाले पशु की पहचान कर उसको अलग पार्चुरेशन कक्ष में रखना चाहिए। ये जो पार्चुरेशन चेंबर है, कक्ष है, वो स्वच्छ, हवादार, जीवाणु रहित होना चाहिए, और फर्श पर बिछावन लीटर डाल देना चाहिए। ब्याने वाले पशु पर निरंतर निरीक्षण आवश्यक है। ब्याने से पूर्व उसके पहचान के लक्षण क्या क्या हैं, वो जैसे पशु ब्याने वाला है इसका हमको कैसे पता चलेगा। उसके लक्षण हैं जैसे मादा पशु बेचैन हो जाती है और उसकी डाइट भी कम हो जाती है। पशु की पेल्विक लिगामेंट व पेल्विक मांसपेशियां ढीली हो जाने से पूंछ का प्रारंभिक भाग ऊपर उठ जाता है तथा पुट्ठे नीचे हो जाते हैं। इसमें स्तन पूर्ण विकसित हो जाते हैं। ब्याने के एक दो दिन पूर्व स्तन में तनाव आ जाता है तथा खींच निकलने लगता है। ब्याने के एक दो दिन पूर्व जो स्तन है उनमें कॉन्ट्रैक्शन तनाव आ जाता है और खींच निकलने लगता है। लेबर पेन से पशु परेशान लगता है, बार बार उठता बैठता है और पूंछ हिलाता है, और इसमें वल्वा का आकार बढ़ जाता है। जो वल्वा है, भग है, उसका आकार बढ़ जाता है। लेबर पेन प्रारंभ होता है जिसके कारण पशु बार बार उठता बैठता। तो ये तो थे सिम्टम ऑफ पार्चुरेशन।
अब है स्टेजेज ऑफ पार्टुरेशन, ब्याने की प्रक्रिया या उसकी अवस्थाएं। फर्स्ट स्टेज, ये अवस्था कुछ घंटों से लेकर एक दिन तक रह सकती है। प्रथम अवस्था ब्याने की वो कुछ घंटे से लेकर एक दिन तक रह सकती है। इस अवस्था में मादा बेचैन रहती है। प्रसव पीड़ा शुरू होने से कभी बैठती है, कभी खड़ी होती है। इस अवस्था में गर्भाशय की मांसपेशियों का संकुचन शुरू हो जाता है और सर्वेक्स ढीली डायलेशन यानी ढीली होनी शुरू हो जाती है। संकुचन के प्रभाव से गर्भ, फीटस व तरल पदार्थ से भरी थैली, फीटल मेम्ब्रेन गर्भाशय गिरवा की ओर बढ़ने लगती है। कई बार थैली फट जाती है और एमनियोटिक तरल बाहर आ जाता है। सेकेंड स्टेज, इस अवस्था में प्रसव की अवस्था भी कह सकते हैं। इस अवस्था में जो गर्भाशय है, उस गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन की तीव्रता और फ्रीक्वेंसी दोनों अत्यधिक बढ़ जाती है। संपूर्ण जनन जो नाल है वो ढीली हो जाती है। गर्भ गर्भाशय से निकलकर बाहर आ जाता है। इसे बाहर निकलने में सहयोग हेतु उदर का दबाव बढ़ जाता है और उदर की मांसपेशियां भी संकुचित होकर गर्भ को बाहर निकालने में सहयोग देती है। अंत में गर्भ भगमार यानी जैसे भगमार दैट इज वल्वा, भगमार से होता हुआ बाहर आ जाता है। इस अवस्था की अवधि भिन्न भिन्न पशुओं में भिन्न भिन्न होती है। जो सेकेंड स्टेज है, इसकी अवस्था भिन्न भिन्न पशुओं में भिन्न भिन्न होती है। और तृतीय अवस्था, थर्ड स्टेज, इस अवस्था में मुख्य दो भाग हैं। एक तो एक्सपल्शन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन, प्लेसेंटा का निकलना। दूसरा है इन्वोल्यूशन और रिग्रेशन ऑफ यूट्रस, जनन अंगों का पुनः पहले जैसे हो जाना या गर्भाशय का प्रत्यावर्तन। ये थर्ड स्टेज के दो भाग हैं। अब है प्लेसेंटा का निष्कासन, एक्सपल्शन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। प्लेसेंटा निष्कासन की अवधि अलग अलग पशुओं में अलग अलग होती है। जैसे गाय भैंस में प्लेसेंटा कोटलीडेंस प्रकार का होता है, जिसके पृथक्करण में समय लगता है। ये पार्चुरेशन 12 घंटे में प्लेसेंटा निष्कासन सामान्य है। घोड़ी में गर्भ के साथ अथवा गर्भ निष्कासन के कुछ समय पश्चात ही निकल जाता है। और जो बहुसंतति प्राणी है, जो पोलीप्लॉइड्स हैं, जो कि एक से अधिक संतति देते हैं, उनके प्रत्येक गर्भ के बाद प्लेसेंटा निष्कासन होता है। भेड़ में एक गर्भ निष्कासन के बाद दूसरे गर्भ का निष्कासन लगभग 15 से 20 मिनट पश्चात होता है तथा प्लेसेंटा निष्कासन 2 घंटे में हो जाता है। और सुअर में प्लेसेंटा आपस में जुड़ा होने से सभी गर्भों के निष्कासन के पश्चात निकलता है। सामान्यतः यदि पशु स्वस्थ हेल्दी है तो प्लेसेंटा का निष्कासन शीघ्र होता है। ब्याने के पश्चात प्लेसेंटा खाने से पशु को रोकना चाहिए। प्लेसेंटा खाने से पशुओं को क्यों रोकना चाहिए? अन्यथा पशुओं में इनडाइजेशन हो जाएगा, अपच हो जाएगी और मिल्क प्रोडक्शन भी घट जाता है। प्लेसेंटा बाहर निकालने की क्रिया पूर्ण होती है। यानी प्लेसेंटा के बाहर निकलते ही जो पार्चुरेशन क्रिया संपूर्ण हो जाती है। प्लेसेंटा निष्कासन के पश्चात जनन अंगों में पुनः संकुचन प्रारंभ होता है और वह अपनी पहली अवस्था प्राप्त करते हैं। गाय भैंस में जनन अंग 35 से 60 दिन में पूर्णतः सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। गाय भैंस में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन या पार्चुरेशन के पश्चात 35 से 60 दिन में जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। घोड़ी में 13 से 25 दिनों में, स्वान में, डॉग्स में 4 से 5 सप्ताह में से लेकर 3 माह तक का समय भी लग सकता है। मादा पशु को जनन अंगों के सामान्य स्थिति आने के पश्चात ही पुनः फर्टिलाइज कराना चाहिए, निषेचित कराना चाहिए। निष्कासन 24 घंटे तक विलंबित हो जाए तो वह रिटेन प्लेसेंटा की स्थिति दर्शाता है। यदि 24 घंटे तक ये प्लेसेंटा नहीं निकलती है तो उसको हम रिटेन प्लेसेंटा की स्थिति मानेंगे। ऐसी स्थिति में
हमको एनिमल असिस्टेंस के लिए पशु चिकित्सक वेटनरी डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। अब है गर्भाशय का प्रत्यावर्तन। प्रसव के लगभग 5 दिन में गर्भाशय का आकार आधा हो जाता है और 15 दिन में लंबाई घटकर आधी रह जाती है और इसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। गर्भाशय ग्रीवा का संकुचन प्रारंभ तेजी से होता है, लगभग 25 दिन में सामान्य स्थिति में आ जाती है। प्रसव उपरांत कोटलीडन्स पुनः अपनी पूर्व स्वरूप 50 दिनों में प्राप्त लेते हैं। प्रसव के पश्चात गर्भाशय से भूरे लाल रंग का सीक्रेशन निकलता है। ये गंधहीन स्राव को लोकिया कहते हैं। लोकिया, दैट इज नॉन एज लोकिया, और प्रथम सप्ताह में इसका सीक्रेशन अधिक होता है, धीरे धीरे ये बंद होता है। अब है जो डिम्ब ग्रंथियों में पूर्वावस्था, जो ओवरी में जो फॉलिकल्स होते हैं, जो ग्लैंड्स होती है, उनमें पूर्वावस्था। प्रसव काल में प्रसव उपरांत तथा अधिक दूध देने वाली एवं पशु को लंबे समय दूध पान, बछड़े को अधिक समय तक दूध पान कराने वाली गायों में अधिक समय तक एनोस्ट्रस की स्थिति बनी रहती है। गर्भावस्था में सक्रिय कार्पस लूटियम तथा प्लेसेंटा से प्रचुर मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होने से पिट्यूटरी ग्रंथि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के प्रभाव के प्रति उदासीन रहती है। प्रसव के लगभग 20 दिन पश्चात हीट साइकिल प्रारंभ हो जाता है, जिसे ओवुलेशन होता है, लेकिन शांत मद के कारण उस मद का लक्षण का पता नहीं चलता। दूसरा जो स्ट्रेस साइकिल है, मद चक्र है, वो सामान्यतः 21 दिन से पहले ही आ सकता है। तत्पश्चात 21 दिन की सामान्य अवधि के होते हैं। अतः प्रसव उपरांत 40 से 50 दिनों के पश्चात ही गाय को पुनः इंसीमिनेट करवाना उचित होगा। गाय को दोबारा से इंसीमिनेट हम कब कराएंगे? ब्याने के 45 से 50 से 60 दिन पश्चात उसको दोबारा इंसीमिनेट कराएंगे। जिससे उचित रहता है और इससे काविंग इंटरवल भी उचित रहेगा, मिल्क प्रोडक्शन भी कमी नहीं आए। थैंक यू।